नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान ने अपने ही तेल और गैस को आग लगानी शुरू कर दी। आज 5 बहुत बड़ी न्यूज़ हैं जो मैं सुबह सुबह यूज करने वाला हूं या आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि पूरा दिन आज बंगाल इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हो क्यों रहा है। पूरे दुनिया में चीजें चेंज हो रही हैं बहुत तेजी से, क्योंकि ईरान के पास सिर्फ 12 घंटे रह गए। 12 से लेकर 24 घंटे हैं, उसके बाद उसकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो पूरी भर जाएंगी और ऑयल की जो एक्सट्रैक्शन है उसे बंद करनी पड़ेगी। और दिस इज एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग ईरान हैज, इससे पहले कि पूरा का पूरा कंट्री अपने ही तेल के नीचे वो डूब जाए। जो ग्लोबल जो काउंटडाउन है वो क्योस का वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं पावर की, वो वायलेंटली शिफ्ट हो रही हैं। ईरान को दिखता है जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, ट्रंप ने बिना, अब तो पिछले एक हफ्ते से आपने कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कुछ भी आपने चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था उसे ट्रंप ने बिना गोली चलाए कोलैप्स कर दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान सफोकेट कर रहा है। रजीम के पास कोई फिजिकल स्पेस ही नहीं है कि अपने क्रूड ऑयल को वो स्टोर कर सके। मैंने आपको पहले बोला तो बताया था कि जो क्रूड ऑयल है उसकी एक प्रॉब्लम होती है। जब आप निकालना शुरू करते हैं आप उसे बंद नहीं कर सकते। आपको याद होगा कोविड के टाइम पर जब पूरी दुनिया बंद थी तो जो ऑयल का रेट है वो -34% चला गया था। मतलब कि अगर आप तेल खरीदते हैं आपको पैसे दिए जा रहे थे कि आप हमारे से तेल खरीद लीजिए। इसलिए मोदी जी ने उस वक्त अपने सारे जो रिजर्वॉयर्स हैं, जो स्टोरेज फैसिलिटीज है, उसको भर लिया था। अब जो ईरान है उसके पास जायंट स्टोरेज फैसिलिटीज थी, लेकिन वो नाक तक वो भर चुकी हैं और अगले कुछ घंटों में वो मैक्सिमम कैपेसिटी वो टच कर जाएंगी। ये डेथ सेंटेंस है ईरान की इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि ईरान जो यूएसए है उसने पूरे जो उसके पोर्ट्स हैं उसको ब्लॉक करके रखा है। ना तो अंदर कोई चीज जा सकती है ईरान के, ना ही वहां से बाहर आ सकती है। और कुछ घंटों के बाद जो तेहरान जो 2 मिलियन बैरल्स पर डे निकाल कर एक्सपोर्ट कर रहा था, अपने ही तेल के नीचे डूब जाएगा। अब आज उसका जो तेल है वो बिकना बिल्कुल बंद हो गया है। अमेरिका ने रोक दिया। अब जो रजीम है वो पैनिक में है। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि अपनी कंट्री को बचाएं कैसे। अब इन्होंने डेस्परेशन में आकर अपने ही क्रूड ऑयल को पहले तो एक काम किया कि जो कार्गो ट्रेन्स होती हैं, क्योंकि आपको मालूम है सीपेक जो या बीआरआई है उसके अंडर जो रेलवे लाइन है वो चाइना से ईरान तक पहुंची हुई है। अब ये शिप्स में भेज नहीं सकते अपने तेल को, तो इन्होंने ट्रेन्स के ऊपर, कार्गो ट्रेन्स के ऊपर लोड कर कर ये चाइना में एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक काम और किया, पाकिस्तान को बोला कि तुम हमारे से यहां से तेल ले जाओ। अब पाकिस्तान से मोटरसाइकिलों के ऊपर लोग जा रहे हैं ईरान के बॉर्डर के ऊपर। वहां पर पाइप से वो अपने छोटे छोटे जो होते हैं ना 10-10 20-20 लीटर के ये टैंक कंटेनर्स, या जिसको बोलते हैं कि प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है उसके अंदर भर भर के वो लेके जा रहे हैं। ताई ईरान अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ट्रेन पे और गधों पर वो तेल लोड कर कर अपने कंट्री से बाहर निकाल रहा है। क्या इससे वो अपने आप को बचा लेगा? ये लॉजिस्टिक नाइटमेयर है ईरान के लिए, क्योंकि चाइना में अब कितने ट्रेन भेज दोगे हर रोज के कंटेनर भरकर? जो शिप है उसमें मिलियंस ऑफ बैरल्स एक दिन में शिफ्ट होते हैं और ट्रेन के अंदर कुछ थाउजेंड्स। ये मैच नहीं करता। इसलिए सेकेंडली जो चाइना है, चाइना की जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो ट्रेन में अगर जाएगा तो उसकी लॉ कॉस्ट बढ़ जाती है तेल की। ऑलरेडी जो तेल के प्राइसेस हैं दुनिया भर में बढ़े हुए हैं दोस्तों। इसलिए जो चाइना की जो रिफाइनरीज हैं वो इस तेल को वो प्रोसेस नहीं करना चाहती। ये जो मास्टर प्लान था ईरान का कि हम गधों के ऊपर और ट्रेन के ऊपर अपने तेल को एक्सपोर्ट कर लेंगे, वो भी फेल हो गया। इसलिए एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तेल को रोक नहीं सकते। तो हो क्या रहा है? अपने जो मैसिव जो तेल और गैस है उसको आग लगानी पड़ रही है ईरान को। पूरे जो ईरान है उसकी आसमान के अंदर आपको काला धुआं दिखाई देता है ऑन देयर मेजर सिटीज। ये एक फेलियर है एक कंट्री का। हर रोज का जो नुकसान है ईरान को वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो रहा है, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट हो नहीं रहा और रोक सकते नहीं है। यूएसए ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ईरान को कदमों में लेके आने का प्लान कर लिया। ऊपर से काम और किया। अब अमेरिका को मालूम है कि ट्रेन में ये सारा का सारा ऑयल जा रहा है चाइना को। अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि अगर चाइना ने इस तेल को यूज किया या इसकी पेमेंट ईरान को करी या इसके बदले में हथियार देने की कोशिश करी, तो आपके जो बैंक्स हैं उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएंगे। जेपी मॉर्गन ने ऑलरेडी फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है चाइना को। अब चाइना इससे बैकआउट कर रहा है, उसने ट्रेन्स भी लेने से मना कर दिया।
दोस्तों तभी बोल रहा हूं बार बार, जो ईरान के साथ हो रहा है उसको यह समझ नहीं आ रहा कि मैं निकलूं तो निकलूं कैसे। ऊपर से एक काम और हो गया, 80 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएई। यूएई ने अभी अनाउंस कर दिया कि वो ओपेक से बाहर निकल रहा है, यानी कि ना वो अब डॉलर में काम करेगा, ना ही ईरान की दादागिरी और ना ही सऊदी अरेबिया की दादागिरी वो सहन करेगा। वो अपने खुद डिसाइड करेगा कि तेल किसको बेचना है और किस करेंसी में बेचना है। डी डॉलराइजेशन और तेज हो गया। प्लस 80 कंट्रीज हैं, उन्होंने अभी एक जॉइंट स्टेटमेंट को साइन किया इन फेवर ऑफ अमेरिका। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं 80 कंट्रीज इंक्लूडिंग नेटो कंट्रीज, और वो कॉर्नर कर रहे हैं ईरान को। यानी कि ईरान को एक तरफ तो इकोनॉमिकली आपने शटर कर दिया, अपने तेल गैस को आग लगानी पड़ रही है, दूसरा 80 कंट्रीज को इकट्ठा करके आपने कंडेम करना शुरू कर दिया, डिप्लोमेटिकली भी इनको आइसोलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो शिपिंग लाइंस हैं उसको ब्लॉक करने की बातें बोल रहा है ईरान। बहरीन ने अभी अभी एक और चीज करी भाई, एक तो हो गया 80 कंट्रीज, दूसरी तरफ से बहरीन ने जो ईरान के जो स्पाई नेटवर्क है जो पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर है उसको तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो ईरान के लोग थे वो झंडे लहरा रहे थे ईरान के बहरीन के अंदर खड़े होकर। 69 लोग हैं जो प्रो ईरान ऑपरेटिव्स थे और बहरीन में और बाकी मिडिल ईस्ट के अंदर काम कर रहे थे। उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया और घर भेज दिया। उनके घरों को सीज कर, यानी कि जो उनके घर बनाए हुए थे बहरीन में या बाकी कंट्रीज में वो अपने कब्जे में किए, बैंक अकाउंट्स में पैसे पड़े थे वो अपने कब्जे में किए और उनको धक्के मार के ईरान वापस भेज दिया। उनकी जिंदगियों को इरेज कर दिया गया है। ये बताना जरूरी था आपको कि अगर बहरीन ये काम करता है कि किसी और फॉरेन कंट्री का जो दुश्मन कंट्री है उसका झंडा लहराने वालों को आप सब कुछ सीज कर लेते हैं, क्या मोदी जी भारत में ये काम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। यहां पर पाकिस्तान के, बांग्लादेश के झंडे लहराने वाले आपको ये गंदे गंदे लोग ये आपको दिख जाते हैं। भाई उनके खाते फ्रीज कर दीजिए, घरों को सीज कीजिए, धक्के मार के बाहर निकाल दीजिए, जैसे बहरीन ने बाकियों ने किया है। आप क्यों नहीं कर सकते? ये मेरे पास इसका आंसर नहीं है। अगर चाइना कर सकता है, बहरीन कर सकता है, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज कर सकते हैं, इवन कि डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है, पाकिस्तान तक ने जो अफगानिस्तान के लोग थे उनको बाहर निकाल दिया, आप क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन दोबारा से बार बार मेरे अंदर आता है, आप क्यों नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते? या आपको लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स आपके लिए क्या लिख देगा, उसी डर में आप ये काम नहीं करते? ये मैं क्वेश्चन आपके लिए और अपनी गवर्नमेंट के लिए छोड़ता हूं। मैं ये नहीं कि मोदी जी को कोई गालियां निकाल रहा हूं, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन है अगर बाकी कंट्रीज कर सकती हैं, व्हाई नॉट यू? अब आते हैं दोबारा से ईरान के ऊपर। क्या ईरान ने छोड़ दिया काम सारा? उसको लगा कि यार कोई बात नहीं, तेल को आग लगा रहे हैं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। नो, दे हैव नाउ स्टार्टेड प्लेइंग विद फायर। भाई एक तरफ तो अपने अपने तेल और गैस को आग लगा दी, तो प्लेइंग विद फायर तो हो ही गया। दूसरा, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने बताया कि तेहरान और हाउतीस, क्योंकि ऑलरेडी हिजबुल्ला और हमास इसको खत्म कर दिया गया है, अब हाउतीस रह गए हैं। अब हाउतीस के साथ मिलकर ये इन्होंने एक और स्कीम निकाल दिया कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, एक और स्टेट है जिसका नाम है बाबल मांदेब, इनके अंदर टोल टैक्स लगाया जाए। कोई भी शिप अगर यहां से निकलेगी, क्योंकि वो मुसलमान कंट्री के पास में से निकल रही है, तो हर एक कंट्री को जजिया देना पड़ेगा। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 50,000, जिस पे भी अटक जाए वहां पर इनको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि असि मुसलमान होने हैं। अब यूएस ऑफिशियल्स ने बोल दिया, तो मां बहन नहीं भाई, तो ऐसी की तैसी। मार्को रूबियो ने अभी अभी बोला है ये रेड लाइन है, अगर इसको क्रॉस करने की कोशिश करी कि आप टोल बूथ लगा रहे हैं अपने कंट्री के पास, तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास भी जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो हमने पहले भी हिरोशिमा पे छोड़ा था, अब दूसरा अब तुम्हारे पर छोड़ देंगे। दोस्तों इसलिए जो यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं 3 खड़े हैं वहां पर, उनको सर्कल करना शुरू कर दिया कि गेट रेडी, रेडी टू स्ट्राइक, क्योंकि ईरान अपनी बदतमीजी छोड़ नहीं रहा। मुसलमान की जान पैसे में होती है, वही काम किया कि पैसे दे दो, पैसे हेंट लो, चोरी कर लो, बंदूक लगाकर पैसे निकाल लो, बस वही काम करेंगे ये सारे के सारे जाहिल लोग। इसलिए ये सारा काम था, ये तो ईरान के साथ हो गया। अब आते हैं यार, हम सारे मामले तो हमने डिस्कस कर लिए, इजराइल कितने है? अब इजराइल ने भी इनको नर्क में भेजने की पूरी प्लानिंग कर ली है। वो मल्टीपल फ्रंट के ऊपर एक ब्रूटल वॉर है जो इजराइल लड़ रहा है। मैं दाद देता हूं इजराइल को, छोटी सी कंट्री है दिल्ली के साइज की, और उसने सारे के सारे जो मुसलमान कंट्रीज अपने आसपास हैं उनकी नाक पे दम किया हुआ है। 1500 किलोमीटर दूर है ईरान इजराइल से, वहां जाके ठोक के आता है हर रोज।
अब उन्होंने मर्सिलेसली जो हिजबुल्लाह का जो स्ट्रांग होल्ड था ये बीका वैली लेबनान के अंदर, भाई क्या वहां पे ठोका इनको, एक भी घर नहीं छोड़ा और गंदी गंदी मस्जिदें वहां पर हर गली में थी। सबसे पहले तो मस्जिदों को उड़ाया, उसके नीचे बॉम्ब थे, फैक्ट्रियां थी, सारे हथियार बनाने की सारी उड़ा दी गई। उसने ये परवाह नहीं किया कि वहां पर अंदर वो नमाज पढ़ रहे थे, हम नमाज के टाइम पर ना इनके ऊपर हम बॉम्ब नहीं फेंकते, उसने नमाज के टाइम पर ही फेंका ताकि जो जाहिल वहां पर अंदर बैठे हैं वो भी ऊपर लुल्ला के पास चले जाएं टेढ़े होकर। और जो ग्राउंड फोर्सेज हैं इसराइल की, यानी कि जो उनकी मिलिट्री है, अब वो लाइटनिंग स्पीड पे, पहले एयरफोर्स है उन्होंने पूरे एरिया को खाली किया, अब वो जा रहे हैं वहां पर पूरा कब्जा करते जा रहे हैं लेबनान के साउथ ब्लॉक को। ये साउथ ब्लॉक हमारा जो गवर्नमेंट का साउथ ब्लॉक वो नहीं है, जो लेबनान का साउथ का एरिया है और इसराइल के नॉर्थ का एरिया है, उसे वो मीटर बाय मीटर वो कब्जा करते जा रहे हैं। किलोमीटरों का एरिया उन्होंने खाली करवा दिया। ये वो एरिया है जहां पर हिजबुल्ला अपने सारे काम करता था, वहां बैठकर पूरी मिलिट्री उन्होंने बनाई हुई थी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उड़ा दिया गया, परवाह नहीं करी इसराइल ने बिल्कुल भी। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। भी ठीक है, आप जो ये पाकिस्तान से प्यार करने वाले बांग्लादेशी जो हैं, इनको आप पकड़ के बाहर नहीं फेंक सकते धक्के मारकर। जो हिम्मत पाकिस्तान ने दिखाई अफगानिस्तान के लिए, आप नहीं दिखा पा रहे। और दूसरा, जैसे ये किया है लेबनान में जाकर ठोका, पूरे एरिया को खाली करवा दिया। हमारे यहाँ पर जो एजेंसीज हैं रोज बोलती हैं कि हमें मालूम है 1500 वहाँ पे टेररिस्ट हैं जो भारत में एंटर करने को तैयार हैं, लॉन्च पैड्स पे वो पहुंच चुके हैं। जब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो जाके ठोकते क्यों नहीं कि वाई यू आर वेटिंग कि पहले वो आपको अटैक करेंगे फिर जाकर आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे। उनके अटैक करने से पहले या भारत में एंटर करने से पहले आप रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं उनको कि यहाँ पे आ ना पाए? वो तो बांग्लादेश से, नेपाल से, कहीं से भी आ जाएंगे। अब जाके ठोको उनको जब आपको मालूम है कि लॉन्च पैड्स कहाँ हैं। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि वाई यू आर वेटिंग फॉर देम टू एंटर योर कंट्री। आप पहले जाके उनको ठोकते क्यों नहीं? जैसे इसराइल हिजबुल्लाह के पूरे जो उनके एरियाज हैं उनको खाली कर रहा है। एक क्योस क्रिएट कर दिया है इसराइल ने हिजबुल्लाह के अंदर। हिजबुल्लाह क्योस क्रिएट करना चाहता था इसराइल में, इसराइल ने उनके खेमे में आग लगा दी। इसलिए जो ईरान है, मैं पहले बोल रहा हूं, जो इसराइल कर रहा है, मैं क्यों सलूट करता हूं इनको, इसको बोलते हैं हिम्मत। दूसरा, जब ये सारे काम आपने करने शुरू कर दिए ईरान के खिलाफ, डिप्लोमेटिकली इनके जो इनको आइसोलेट कर दिया, इकोनॉमिकली आपने वीक कर दिया, मिलिटरली इनको बर्बाद कर दिया, इनके जो हाउतीज हैं, ये वाले सारे इनके जो प्रॉक्सीज हैं, इनको आपने खत्म करना शुरू कर दिया। तो उसके कारण ईरान के अंदर जो डोमेस्टिक सिचुएशन है वो बन गई है, बिल्कुल बारूद बिछा हुआ है पूरे कंट्री के अंदर। वहां पर एक तो सूखा पड़ना शुरू हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, फूड की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं क्योंकि फूड कम होना शुरू हो गया, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटली वो आउट ऑफ कंट्रोल है। गवर्नमेंट इवन अपने लोगों को बेसिक सैलरीज भी पे नहीं कर पा रही, इसलिए जो लोग हैं अब उन्होंने इकट्ठा होना शुरू हो गया। दे आर नाउ स्टैंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि हमें ना तो आप पैसे दे रहे हो, ना कोई जिंदगी है, ना ही कोई फ्यूचर है। और जो ईरान के एलिट्स हैं वो टेरिफाइड है। अब उन्होंने क्या किया? पहली बात है कि अब वो अमेरिका के जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उससे नहीं डरते, वो डरते हैं अपने ही भूखे प्यासे लोगों से। इसलिए जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भाग के गए रशिया में। रशिया में जाकर पुतिन से भीख मांग रहे हैं कि आप हमें यहां पर आने की परमिशन दे दीजिए रशिया में। वो गारंटी मांग रहे हैं पुतिन से, नॉट कि ईरान को बचा लीजिए, वो गारंटी मांग रहे हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट गिरी या हमारे लोगों ने विद्रोह किया तो आप हमें रशिया में हमें रहने की परमिशन देंगे। दे आर आस्किंग फॉर अ पॉलिटिकल असाइलम। वो अपने सारे पैसे लेकर ऑलरेडी रशिया पहुंच गए हैं, वहां पे जमा करवा दिए, अब वो घर ले चुके हैं। जैसे ही गवर्नमेंट गिरेगी ये सारे भाग जाएंगे रशिया में। लेकिन पुतिन इनको बचा नहीं सकते क्योंकि पुतिन की अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इंटरनल मेल्टडाउन उसके कंट्री में भी शुरू हो गया। जो उसका सेंट्रल बैंक है उसने अभी अभी एक रियलिटी बताई है कि जो रशिया है वो इस युद्ध को यूक्रेन के साथ इसको और फंड नहीं कर सकता। उनकी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो कम हो चुकी है दोस्तों। इसलिए रशिया ने भी अपने जो रशियन लोग हैं उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करना शुरू कर दिया कि आप बैंकों से अब पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि रशिया के पास पैसा बचा नहीं है। और अगर ये सारा कुछ हो गया तो रशिया के अंदर भी जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी कोलैप्स हो जाएगा और रशिया के लोग भी सड़कों पे आ सकते हैं। इसलिए एक तो ये काम हो गया। दूसरा, जो रशिया की इकॉनमी है वो अब इतनी बुरी हालत में है कि अब वो हथियार बना नहीं सकते, ना ही युद्ध को आगे लेके जा सकते हैं। रियल इनकम वहां पर भी कम होती जा रही है। पुतिन खुद अपने लोगों से के विद्रोह से तंग है, वो ईरान के लोगों को कैसे बचाएंगे? दूसरा एक काम और किया। काम ये हुआ कि जो यूक्रेन है उसने भी नाक में दम किया हुआ है। उसने रिसेंटली
ड्रोन से अटैक किया है 1800 किलोमीटर अंदर जाकर यूराल माउंटेन्स के अंदर। वहां पर रशिया सोचता था कि यहां पर कभी यूक्रेन वो पहुंच नहीं सकता, वहां पे मैसिव ऑयल की रिफाइनरीज हैं रशिया की, उसको हिट किया गया है। यहां तक कि इवन जो क्रीमिया है, जो पुतिन 2013-14 में ले गया था, वहां पर भी जाकर उसने अटैक किया है। पुतिन खुद अपने घर में लड़ाई कर रहा है, वो ईरान को नहीं बचा सकता। इसलिए जब ईरान, मिडल ईस्ट, रशिया ये जब आग में लगे हों, तो यहां पर सीसीपी, ये आखिरी न्यूज दे रहा हूं आपको, कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी अंदर से वो क्रैक हो रही है, इकोनॉमी का बट्टा बैठा हुआ है। यहां पर भी लगता है इनको कि कहीं विद्रोह ना हो जाए। और शी जिनपिंग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि अब तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जब वो खाना भी खाते हैं, उसके बाद बॉडीगार्ड्स आते हैं, जिस प्लेट में उन्होंने खाना खाया है उसको पूरी तरह केमिकल्स डालकर उस प्लेट को साफ कर दिया जाता है कि कहीं कोई उनका डीएनए कॉपी ना कर ले और डीएनए के हिसाब से कोई वायरस क्रिएट करके इनको खत्म करने की कोशिश ना करे। ही डज नॉट ट्रस्ट एनीबडी। और उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अंदर रिवोल्ट होने के चांसेस हैं चाइना के अंदर, ये शी जिनपिंग को लगता है। जिस एरिया में मैं रहता हूं, सदर्न चाइना में, यहां पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं 50% से भी ज्यादा। एनर्जी की क्राइसिस शुरू हो गई है। जो इंडस्ट्रियल पावर प्राइसेस हैं वो इतने ज्यादा स्काई रॉकेट हो गए कि फैक्ट्रीज ने बंद होना शुरू हो गया। एंड पीपल आर नाउ टॉकिंग अबाउट देयर टॉप लीडरशिप। अभी तो सिर्फ आपस में बात कर रहे हैं, जो कि पहले बात करते भी नहीं थे। उनको लगता है कि, और गवर्नमेंट को लगता है कि ये अंडर करंट है जो कन्वर्ट कर सकता है एक रिवोल्ट के अंदर। उन्होंने ईरान के अंदर इस रिवोल्ट को देखा है, वो रशिया में इस रिवोल्ट को महसूस कर रहे हैं। अब इनका बिगेस्ट फियर यही है कि कहीं यहाँ के लोग इकट्ठे होकर हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। अब जब चाइना कॉर्नर होता है तो क्या करता है? वो बुली करना शुरू करता है। कभी भारत को नाम चेंज कर दिया अरुणाचल के सिटीज का, या कभी वहां पे आर्मी भेज दी, कभी ताइवान के ऊपर कोई मिसाइल छोड़ दिया। ये चीज वो करना शुरू करता है और ताइवान को मालूम है कि अगला टारगेट वही बनने वाले हैं। ताइवान ने क्या किया? ताइवान ने अपने कंट्री को बिल्कुल फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया। पूरा जो नॉर्थ का एरिया है ताइवान का, वहां पर उन्होंने अभी अभी 180 टैंक्स खरीदे हैं अमेरिका से। ये वो टैंक्स हैं जो डीप इनसाइड टैंक है, लेकिन डीप इनसाइड चाइना वो हिट कर सकते हैं। लेकिन ताइवान ने तो अपने आप को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना कि चाइना क्या इतने आसानी से अमेरिका के टैंक्स आ जाएंगे, उनके F-16 आ जाएंगे, वो चुप करके बैठ जाएगा? क्या वो युद्ध नहीं करेगा? आंसर है नो। चाइना कभी युद्ध करता ही नहीं है। वो सिर्फ जो बिके हुए या करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको खरीदता है। अब उसने जो ताइवान के ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको खरीदना शुरू कर लिया और वो भाषा बोल रहे हैं चाइना की। वैसे ही जैसे राहुल गंदगी भारत में बिका हुआ है चाइना के हाथों में, और वो चाइना की भाषा बोलता है हमेशा ही। वो कॉन्स्टिट्यूशन भी लाल रंग का जो दिखाता है आपको, लाल रंग का ये कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी चाइना का है। इसलिए उसने क्या किया? चाइना ने ताइवान के जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उसको खरीदकर उन्होंने इंटरनल सैबोटाज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताइवान के अंदर। चाइना को अपने वॉरशिप्स और प्लेन्स भेजने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स की वेट कर रहा है कि एक दिन वो जीतेंगे और वो लिख के दे देंगे कि ताइवान चाइना का पार्ट हो गया। उसके बाद अमेरिका युद्ध भी कर नहीं सकता क्योंकि पॉलिटिकली वो स्टेटमेंट साइन करवाई गई है। ये है डेंजरस गेम, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल थिएटर। ईरान हो, चाइना हो, रशिया हो, सब जगह पे वो आग लगी पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे इस वीडियो बनाने में दो चीज़ की है। जिस तरह से आज जो ये वो है कतर है या बाकी कंट्रीज हैं ये मिडिल ईस्ट के, जैसे वो एक एक करके जो ईरान लवर्स हैं उनको धक्के मार के अपनी कंट्री से बाहर निकाल रहे हैं। जिस तरह से इजराइल ठोक रहा है हिजबुल्लाह को जाकर, इससे पहले कि वो हिट करे, ये इजराइल जाकर उनको पहले हिट कर रहा है। ये दो चीज़ें हैं जो मुझे टच करती हैं। एंड मेरी रिक्वेस्ट है भारत की गवर्नमेंट से, प्लीज लर्न दिस। अगर वो कर सकते हैं हिम्मत दिखाकर, आप क्यों नहीं? आप कहते हैं जी SIR, हमारी कोर्ट जो है वहाँ पे कोई केस जाएगा, वहाँ पे वो बोले जाएगा कि इनको बाहर निकाल दीजिए, आप बाहर निकाल देंगे। कोर्ट्स वो तो 15-15 करोड़ रुपए लेकर पूरी कम्युनिटी को वापस लेके आने की बातें बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि जो ये रोहिंग्या के जानवर हैं जो भारत में पहुंचे हैं, इनके पढ़ाई लिखाई का काम भारत की गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए। ये दल्ले हैं सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। इनके ऊपर अब ये वेट कर रहे हैं कि ये आपकी फेवर में जजमेंट देंगे। किस बेवकूफ़ी में बैठे हैं। इसलिए मुझे योगी जी का मॉडल पसंद है। बाद में पता लगा जिहादी है, गोली मारी, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस कम्युनिटी। दोस्तों, जो ग्लोबल थ्रेट्स हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि अमेरिका के अंदर भी
कि जो डोनाल्ड ट्रंप है अगर वो अपनी दादागिरी दिखा रहा है तो वहां पे बंदर ने जाके उसको गोली मारने की कोशिश करी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक व्हाइट हाउस के अंदर डिनर पार्टी है और वो पूरे के पूरे इंटरनल सिक्योरिटी को बाईपास करने के बाद 3-4 हथियार, चाकू है, शॉर्ट गन है, लॉन्ग गन है, वो लेकर वो वहां पहुंच गया। और मामला था असैसिनेट करने का टॉप ऑफिशियल्स ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट, जहां पे पूरी गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं। क्या ये पॉसिबल है विदाउट इनसाइड पीपल नॉट सपोर्टिंग हिम? वो तो डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी है या ये प्लान था, आई डू नॉट नो। मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने सब जगह देख लिया कि जो प्रॉब्लम है उसे खत्म करना ही एक सॉल्यूशन है। आप इसे इसे लिंगर ऑन नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहा हूं ये हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा। यू स्टॉप बीइंग द गुड बॉय प्लीज। ये हिंदुओं का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ममता बानो या अखिलेश यादव या राहुल गंदगी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, क्या आपको लगता है कि वो 5 सालों में इस कंट्री को इस्लामिक कंट्री नहीं बनाएंगे? क्या हिंदुओं को वो जीने देंगे उसके बाद? जब वो ये काम कर सकते हैं तो आप वही चीज उसी जाहिल 30 करोड़ जाहिलों के लिए आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब जियो पॉलिटिकल टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो रही हैं ब्लाइंडली, एक ब्लाइंड स्पीड के ऊपर, जहां पर ईरान को अपने गैस फील्ड्स को आग लगानी पड़ रही है अपने आप को बचाने के लिए, जब चाइना एक ताइवान जैसी कंट्री को टेक ओवर करने के लिए ऑपोजिशन लीडर्स को खरीद सकता है, आपको लगता है कि भारत में ऑपोजिशन लीडर्स को नहीं खरीदा होगा? ये जब सारी चीजें हो रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, आप अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। और मेरा अपना अभी भी अनुमान है कि वेस्ट बंगाल में कोई बहुत बड़ा खेला ममता बानो करने वाली है, क्योंकि पीछे सपोर्ट चाइना की है। क्या आपको लगता है कि बंगाल को इतने आसानी से चाइना आपके हाथ में जाने देगा? पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स कुछ और होने वाला है। दिस इज जस्ट अ फीलिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम जीतने वाले हैं, जीतने वाले नहीं है। इसकी एनालिसिस मेरी चल रही है। आज रात को आई विल गिव यू एनालिसिस आफ्टर आई सी कि फेज 2 के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या हुआ, कौन से लोग वहां पे गए। आई विल बी कीपिंग एन आई ऑन ईच एंड एवरीथिंग। दोस्तों, जो अगला कॉन्फ्लिक्ट है भारत की तरफ, वो बहुत तेजी से वो अप्रोच हो रहा है और हम अभी भी कभी बंगाल के इलेक्शन में और बाकी चीजों में हम फंसे हुए हैं। हम वो डिसीजन, जो टफ डिसीजन हैं, वो लेना नहीं चाहते या ले नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इसका आंसर भी आप मुझे दे देना। अपनी आंखें खोल के रखें, क्योंकि जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो हमारे देश में और बाकी कंट्रीज में भी ऑफिशियली वो अराइव हो चुका है। क्वेश्चन एक ही है, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं उस तूफान के लिए? दैट इज समथिंग विच रियली डिस्टर्ब्स मी एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।